अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो रेस्पिरेटरी मॉड्यूल था। मैं थोड़ी सी चेयर पीछे कर लूं, चले। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा क्लास। और कल हमने डिस्कस किया था, हमने रेस्पिरेटरी मॉड्यूल स्टार्ट किया था और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एम्ब्रियोलॉजी सेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी मॉड्यूल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द पेज नंबर 680 विच इज अबाउट द रेस्पिरेटरी एनाटॉमी। ठीक है भाई। तो चलें, सवाल मैं बीच बीच में पूछ लूंगा, स्टार्ट नहीं कर रहे सवालों से आज। तो भाई, रेस्पिरेटरी एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो कल हमने जिस तरह से डिस्कस किया था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, वो कहाँ से अदील शुरू होता था। फ्रॉम द नोज से स्टार्ट होता था, एल्वेलर डक्ट और एल्वेलर सेक पे जाके खत्म होता था। ठीक है। उसमें क्या क्या आ जाता था भाई? नोज आ जाती थी, फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वेलर डक्ट्स एंड अल्टीमेटली एल्वेलर सेक आते थे। और सेक बेसिकली क्या है? वो एक फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं। और जो रेस्पिरेशन पॉसिबल है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से। ठीक है। टर्मिनल से नहीं, नाम से ही आ रहा है ना, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो अब जब हमने ये बात कर ली, मैंने क्या बोला कि रेस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से। तो इसी बेसिस पे हमने क्या किया हुआ है, लंग्स को डिवाइड किया हुआ है टू मेजर पोर्शंस के अंदर, या रेस्पिरेटरी सिस्टम को सॉरी डिवाइड किया हुआ है टू मेजर पोर्शंस के अंदर। वन जो कि डज नॉट टेक पार्ट इन द गैसियस एक्सचेंज विच इज नोन एज व्हाट? शाबाश, कंडक्टिंग जोन। आज बड़े एक्टिव है ना, माशाल्लाह। और जो गैसियस एक्सचेंज में पार्ट अदा करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी जोन। तो कंडक्टिंग जोन में क्या आ जाता है? सब चीजें जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल से ऊपर थी, जैसे कि नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, देन ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है भाई। तो अब अगर उसका रेस्पिरेशन में काम नहीं है तो कंडक्टिंग जोन का किस चीज में काम है भाई? शाबाश, एक एयर को इमिडिएट करेगा, दूसरा वार्म करेगा, फिल्टर आउट करेगा, और क्या करेगा? कोई बैक्टीरिया इन्वेड कर गया है तो उसको फेगोसाइटोसिस करेगा। और क्या कर रहा होगा कि एक पाथवे दे रहा है ना, उनको एक ट्यूब भी तो चाहिए ना लंग्स को बाहर की कैविटी से कनेक्ट करने के लिए। तो इस सब फीचर्स से लेके हम अभी ज्यादा डीप में नहीं जा रहे, लेकिन इतना जरूर पता हो कि जो कंडक्टिंग पाथवे ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, इसके अंदर तीन चार चीजें ज्यादा होती हैं या होती इसमें हैं जो कि रेस्पिरेटरी में नहीं होती है। वो कौन सी भाई? एक तो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम। ये कहां तक होती है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, बल्कि उनसे भी पहले खत्म हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है फिर पहले क्यूबॉइडल, फिर अल्टीमेटली एल्वेलर लेवल पे किसमें? स्क्वेमस में। पहली बात। अब इसका क्या काम है? वो क्या कर रही होती है? इसे बीट कर रही होती है और जो भी हमने बैक्टीरिया पार्टिकल ले लिए उसको बाहर जो है वो धकेलती है रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर। पहली बात। उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस। अभी हमने सीलियरी बात कर ली। तो दूसरा एक और इस कंडक्टिंग पाथवे में इंपॉर्टेंट चीज होती है जिनको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। और ये क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली लुब्रिकेट कर रहे होते हैं, म्यूकस सीक्रेट कर रहे होते हैं। और तीसरा, ये जो सारा कंडक्टिंग पाथवे है ना, इसमें कार्टिलेज सपोर्टिंग बहुत ज्यादा होती है बाहर। अगर हम ट्रेकिया को याद करते हैं तो वो कैसे पढ़ते हैं भाई? ट्रेकियल रिंग्स है। वो बेसिकली क्या होती है? कार्टिलेज होती है, फिर ब्रोंकस पे भी होती है, देन अल्टीमेटली कार्टिलेज ब्रोंकस के बाद खत्म हो जाती है। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इस कंडक्टिंग सिस्टम में स्मूथ मसल सेल्स या स्मूथ मसल बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टर्मिनल के बाद वो खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, एल्वेलाय में तो बहुत कम होती है। तो क्या चार चीजें? सूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम, गॉबलेट सेल्स, कार्टिलेज और चौथा स्मूथ मसल सेल। अब एक बीमारी होती है जिसके अंदर क्या होता है? देयर सिवियर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। उसके अंदर ये स्मूथ मसल क्या, उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं किसी एलर्जन से। और हो क्या जाता है? स्मूथ मसल ऐसे कंट्रैक्ट कर लेती है। और ऐसी बीमारियों को हम क्या बोल रहे होते हैं? इसमें से एक ये मैं बता रहा हूं स्पेसिफिकली, हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज।
क्या हो रहा है, स्मूथ मसल हाइपरप्लेजिया भी हो रही है, उसका रिस्पॉन्स बढ़ रहा है। स्मूथ मसल का काम क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और ब्रोंको डायलेशन। तो जब वो स्टिमुलेट होके ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराती है तो हम उनको क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस। और भी कोई वजह हो सकती है, एक वजह ये है। और मैं किस बीमारी की बात कर रहा हूँ जिसमें एलर्जिन से सेंसिटिविटी होती है और मसल कंट्रैक्ट कर जाती है, हम एस्थमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम आगे जरूर डिटेल में पढ़ेंगे एस्थमा को। समझ में आ गया कंडक्टिंग जोन। अब हम आते हैं रेस्पिरेटरी जोन में। बस वो सिंपली किन चीजों का ज्यादातर बना होता है, आपके जो स्क्वेमस सेल्स हैं, और कल हमने पढ़ा था और तीन सेल होते हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट, टाइप 2 न्यूमोसाइट और मैक्रोफेजेस। चले भाई, टाइप 2 का क्या काम क्या होता था, प्रोडक्शन, शाबाश। हेमोसिडिन लेडेन मैक्रोफेजेस हमें कब मिलते हैं, हेमोसिडिन, शाबाश। कोई भी पैथोलॉजी हो जिसमें लंग्स के अंदर ब्लड हो, तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हमने पढ़ा था, एल्वेलर हेमरेज हमने पढ़ा था, कोई भी चीज हो, शाबाश। चलो याद है ना चीजें अब। ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई। और सर्पेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाए छोटे बच्चों में तो वो कौन सी बीमारी कराती है, न्यू बॉर्न में, हम्म, शाबाश, नियोनेटल आरडीएस कराती है। और एक्सरे पे हमें क्या मिलता था उसके अंदर, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। ठीक है भाई, शाबाश। चलो अब हम विद द हेल्प ऑफ क्या देखते हैं, डायग्राम। ये जो अभी हमने चीजें डिस्कस की हैं, बहुत ही आसान टॉपिक था। आसान था, मुश्किल था स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी था। चलो, जब मुश्किल होता है तो सर नहीं पढ़ा रहे, जो आसानी से समझ आ जाए वो क्या हो रहा है, वो बिल्कुल इजी टॉपिक था। ऐसे ये वाले बच्चे हो आप भी। चलो अब आप लोग डायग्राम देख लो। ठीक है भाई, अब देखें क्या चीज आती है। सबसे पहले ट्रेकिया थी, फिर ब्रोंकाई थी, फिर ब्रोंक्यूल्स थे, देन अल्टीमेटली टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है। वहां तक क्या कहला रहा है, दिस इज नोन एज व्हाट, कंडक्टिंग जोन। यहां तक ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्टिंग जोन। इट डज नॉट टेक पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज। एक चीज देखें, सिर्फ ये प्लीज याद रखिएगा, कार्टिलेज कहां पे खत्म हो रही है, ब्रोंकाई की लेवल पे, यानी ब्रोंकस की लेवल पे कार्टिलेज खत्म। सूडो स्ट्रेटिफाइड भी ऑलमोस्ट खत्म, ब्रोंकस की लेवल पे। ये देखें, ये भी यहाँ पे खत्म है, गोबलेट सेल भी यहाँ पे खत्म है। ठीक है, ये समझ आ गया। स्मूथ मसल पहले देखें कितनी है, ये वाली स्मूथ मसल देखें। फिर अल्टीमेटली वो क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक वो बहुत पतली हो गई है, हाफ से भी कम हो गई है। पहली बात समझ आ गई, ये चीजें आपको समझनी थी किसके अंदर, कंडक्टिंग जोन के अंदर। ठीक है भाई, क्लब सेल का दूसरा नाम क्या होता था, क्लारा सेल्स। और ये क्या करते थे, डिटॉक्सिफिकेशन, और दूसरा क्या करते थे, इन्हीं सेल्स का स्टेम सेल को तौर पे भी किरदार अदा करते थे क्लब सेल। बाकी कोई इतनी कोई उनकी बात नहीं है। देन वी हैव व्हाट, दिस रेस्पिरेटरी जोन। प्लीज बस ये याद हो कि वो कहां से स्टार्ट होता है, नॉट एल्वेलाई बट फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वेलर सेक। ठीक है भाई, अब उसके अंदर कौन कौन से सेल्स हैं, वो क्यूबॉइडल सेल्स हैं, देन अल्टीमेटली वो स्क्वेमस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सेल्स बेसिकली कौन से होते हैं, अगर हम एल्वेलाई में बात करें तो टाइप 1, टाइप 2 न्यूमोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड देन कैपिलरी। समझ आ गया, इतना समझ आ गया तो सिर्फ एक बात मैंने नहीं बताई थी, वो क्या बात है भाई, ये जो कंडक्टिंग जोन है वो क्या कर रहा है, वो इनहेल कर रहा है एयर। मिसाल के तौर पे नॉर्मल हम इनहेल एक सांस में कितनी करते हैं आप लोगों को पता है, अराउंड 500 ml, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। हमने इनहेल किया, अब होगा क्या कि कुछ एयर पहुंचेगी एल्वेलाई तक, कुछ एयर पहुंचेगी कहां तक, इस एयरवे में ही रह जाएगी, जो कि कंडक्टिंग जोन है, विच इज नॉट टेकिंग पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज। तो वो एयर क्या होगी, एक तरह से हमारे किसी काम की नहीं है, जाया हो रही है। तो ये जो एयर जो कि गैसियस एक्सचेंज में पार्ट नहीं ले रही लेकिन हम सांस में ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमिक डेड स्पेस। ठीक है भाई, ये समझ आ गया ट्रम। बस इतना ही मुझे आप लोगों को इसके अंदर समझाना था। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा और डीपली, एक और मैंने एल्वेलाई की पिक्चर लिखी है,
रखिए, वो देख लें आप, उधर भेजिए व्हाट्सएप पे, वो देख लें आप लोग जो फिजिकल वाले हैं। उसके अंदर हम बस थोड़ा सा देखेंगे ताकि हमारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, इसमें बहुत देखें कम स्मूथ मसल है। एल्वेलाई का एक गुच्छा बना हुआ है, येलो कलर की पिक्चर है। ठीक है, अब एल्वेलाई का जो सेक होता है उसके अंदर क्या होता है, पहले डक्ट्स होती हैं, अल्टीमेटली वो क्या होता है, एल्वेलर सेक होता है, और उसके अंदर पोर्स होते हैं, और इन पोर्स को क्या कहते थे, पोर्स ऑफ कॉर्न। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, एयर, बैक्टीरिया, सेल्स में भी ये सब चीजें पास होती है, मैक्रोफेजेस पास होते हैं, ये प्लीज नहीं भूलिएगा। दूसरा, होता क्या है एल्वेलर लेवल पे, कि एक आर्टरी आती है, और वो क्या कैरी करके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी। उसको ब्लू में क्यों शो किया हुआ है, क्योंकि वो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे क्या होता है, कैपिलरीज की लेवल पे वो एक्सचेंज हुई, अल्टीमेटली वो क्या करके गई, वीन पल्मोनरी, वो वाला ब्लड वापस अपना लेके चली गई। ठीक है भाई, तो दिस वाज ऑल अबाउट, ये जो एनाटॉमी हमें डिस्कस करनी थी, किसके बारे में, रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में। ये समझ आ गई, सबको आ गई। तो अब हम डिस्कस करते हैं आगे हमारा टॉपिक, विच इज अबाउट किसके बारे में, जो वो है अबाउट लंग्स की एनाटॉमी के बारे में। भाई सबसे पहले लंग्स में हमने क्या डिस्कस किया, लंग्स में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की, उसका नाम क्या था, उसका नाम था ट्रेकिया। अब ट्रेकिया आके जहां पे बाइफरकेट करती है तो वो क्या बनाती है, मदर, ब्रोंकस। और वो जो बाइफरकेट ऐसे करती है ना, इस वाली जगह को हम क्या बोलते हैं, किसी को पता है, इट इज नोन एज केरीना। ठीक है भाई, और वो किस लेवल पे बाइफरकेट करती है, वो T4 के लेवल पे बाइफरकेट करती है। लाजमी नहीं है याद हो, वैसे ही मेरे भाई करा रहा हूं ताकि हमें बेहतर चीजें पता होंगी। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, वो ट्रेकिया ब्रोंकस में हुई, ब्रोंकस किस पे कन्वर्ट हो जाता है, अल्टीमेटली ब्रोंक्यूल्स में। तो लेकिन जो टिश्यू है वो क्या होती है, आपको पता होगा कि हमारे पास कितनी लंग्स होती है, दो लंग्स होती है। ठीक है भाई, एक राइट लंग, एक लेफ्ट लंग। अब राइट लंग के पास कितने लोब होते हैं, ट्राई से हम याद करते हैं, राइट, RI, ट्राई, तीन लोब्स होते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर लोब। लेफ्ट लंग के पास कितने होते हैं, दो लोब होते हैं, कौन से, अपर और मिडिल। क्यों दो लोब होते हैं, क्योंकि हार्ट होती है तो उसकी जगह पे एक लिंगुला शायद स्पेस जगह रह जाती है, वो एक छोटा सा पोर्शन होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मिडिल लोब को, लेकिन वो बन नहीं पाता क्योंकि हार्ट को वो जगह इंक्लोज करनी होती है। अब ये लोब कैसे बनते हैं, वो फिशर्स के थ्रू बनते हैं। जो बिल्कुल ऐसे सीधा फिशर जाए उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल फिशर, और जो ऐसे टेढ़ा जा रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओब्लिक। तो इसके अंदर दोनों होते हैं, दो फिशर होते हैं, एक हॉरिजेंटल, एक ओब्लिक, जो कि इन तीन लोब्स को बना रहा होता है। इतना समझ आ गया। अब इस जो उधर एक ही फिशर होता है, दो लोग होते हैं। ठीक है भाई, समझ आ गई बात। अब दूसरी क्या चीज होती है रिजवान, कि ये जो लंग्स है ना, इनको एक कैविटी इनक्लोज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा या प्लूरल कैविटी। और उसकी दो लेयर्स होती हैं, कौन सी, विजरल और पेराइटल लेयर होती है, और वो एक फ्लूइड सीक्रेट करती है। बेसिकली ये किस चीज का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, लंग्स को अलग करके रखती है फ्रॉम द चेस्ट कैविटी, नेगेटिव प्रेशर वो अंदर रखती है ताकि लंग्स इन्फ्लेट हो। ये सारे काम किसके थे, उस फ्लूरा के काम थे। ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको एक सवाल है, एक पेशेंट है who is a 3-year-old boy presented in the ER with the complaint of sudden dyspnea and severe cough। ऐसे सवाल ऐसे ही आता है। ठीक है भाई, आपके पास ER में आया है, द पेशेंट इज अपेरेंटली ठीक है, लेकिन इज कंटिन्यूअस दिस स्ट्रेस में है, बार बार कफ कर रहा है, और इस तरह से बहुत ज्यादा कफ हो रही है। ठीक है, जब आपने क्या किया, आप उनसे हिस्ट्री ली, तो वो बोल रहे हैं कि भाई अभी वो अपने रूम में अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। ठीक है, और जब आपने उसकी क्या की, चेस्ट की ऑस्कल्टेशन की, तो आपको क्या सुनाई दे रहा है, राइट साइड पे व्हील सुनाई दे रही है, और बाकी सारी लंग्स क्लियर हैं, स्पेशली लोअर लोब्स में व्हील सुनाई दे रही है। ऐसे सवाल आता है। जब आपने चेस्ट एक्सरे किया तो आपको क्या मिल रहा है, राइट लोअर लोब की एटीलेक्टेसिस मिल रही है। अब एटीलेक्टेसिस क्या है अदील, कोलेप्स ऑफ द लंग। ठीक है भाई, क्या मिल रही है, एटीलेक्टेसिस मिल रही है। अब बताएं, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन दिस चाइल्ड,
सोचे सोचे, अचानक से शुरू हो, कोई भी हिस्ट्री नहीं, सब ठीक है उस बच्चे का, 5 साल का है, चलो शाबाश डॉक्टर अली दे। आप लोग सोचें, 5 साल का बच्चा है, फ्लूइड, फ्लूइड कैसे अचानक से गया? नहीं 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 नहीं, लंग कोलेप्स क्यों कर गई अचानक से 1 घंटे में? अभी बच्चा ठीक था 15 मिनट के अंदर। दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ फॉरेन बॉडी इनहेलेशन। इनहेलेशन नहीं बोलेंगे, उसने गल्फ ही कर ली, जो कि कहाँ चली गई है? ट्रेकिया के थ्रू ब्रोंकस में। कहाँ बोला मैंने? राइट लोअर लोब में। क्यों? अब ये क्यों होता है, चलो सबसे पहले तो भाई, क्या फॉरेन बॉडी इनहेलेशन ऐसे ही आती है? छोटा बच्चा होता है 5-7 साल का, 10 साल का, उसको नहीं पता होता, वो कोई चीज मुंह में डालता और गई, ठीक है, गई तो या तो स्टमक में जाती है, इसोफिगस में फंसती है तो डिस्फेजिया और वॉमिटिंग कराती है, या तो फिर कहाँ जाती है? ट्रेकिया में। ट्रेकिया में जब जाती है, अगर ऊपर हो गई तो चोकिंग एपिसोड, भाई उसी वक्त साइनोसिस, और बच्चा मतलब लाइफ थ्रेटनिंग होता है वो। अगर वहां से बच गया, वो ट्रेकिया में जाती है, तो मोस्ट कॉमनली वो किस तरफ जाती है? राइट लोअर लोब के अंदर जाती है, ठीक है भाई। और दूसरा ये कि वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही खेल रहा था और हमने क्या ऑस्कल्टेशन की, तो ये लोग में आवाज साउंड ब्रेथ साउंड कम है और व्हीज ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फॉर सपोज ये एयरवे है, उसमें कोई चीज पड़ी हुई है, तो सांस जब अंदर बाहर आएगी तो क्या होगा? व्हीज सुनाई देगी ना, और नीचे जो वो जो सेगमेंट होगा वो क्या कर जाएगा? एयर खत्म हो जाएगी तो वो कोलेप्स कर जाएगा ना। ऐसे आएगा ना सवाल, ठीक है भाई। तो अब आप बताओ कि राइट साइड ही क्यों, राइट लोअर लोब में ही क्यों? सोचो सोचो। सबसे ज्यादा एयरवे क्लीन राइट साइड करता है? नहीं, ऐसे नहीं। चलो अब आपको मुझे शाबाश डॉक्टर बरखा। ठीक है भाई, अब आप लोग देखें, एक पिक्चर मैंने रखी हुई है ट्रेकिया की, छोटी सी, कोई बात नहीं है, आप लोगों ने कभी भी नहीं पढ़ी, मैं सिर्फ सवाल, परेशान ना हुआ करे, नहीं यार, आप लोग कोशिश कर रहे हैं आज, कल बिल्कुल चुप थे, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप आज कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आप पढ़ने ही आए ना, हाँ, सीखने आए ना, कोई बात नहीं है, परेशान ना हो, आपको आने लगेंगी, और आपको मैंने नहीं पढ़ाया, ये मैं इसलिए करता हूं ताकि आपको फिर चीज याद रहे भाई। लंग एनाटॉमी में मैंने ट्रेकिया की पिक्चर रखी है, राइट साइड पे देखें क्या है, और लेफ्ट साइड वाली देखें कैसी है, क्या फर्क नजर आ रहा है? राइट साइड पे जो ब्रोंकस है ना, वो छोटा है, ज्यादा एंगल उसकी उससे वो है, 90 एंगल पे वो ज्यादा टेढ़ा है, वो ज्यादा उसकी सीधा है ट्रेकिया के। और तीसरी हमें क्या चीज नजर आ रही है, वो हमें थोड़ा सा वाइडर भी नजर आ रहा है, शॉर्टर, वाइडर, मोर स्ट्रेट। अब आप खुद चीज सोचो कि यहां से कोई चीज बच्चे ने इनगल्फ की, चले ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट यहाँ पे आई तो मोस्ट लाइकली वो किस तरफ जाएगी? राइट साइड पे जाएगी। दिस इज द रीजन कि राइट मोर ब्रोंकस इज व्हाट? शॉर्टर, मोर वाइडर एंड मोर स्ट्रेटर। समझ में आ गई ये बात? ये जरूर बताओ। और इस जगह को हम क्या बोल रहे हैं? कैरीना। बुक में 3 हिस्से लिखे हुए हैं कि भाई सोया हो तो क्या होगा, बैठा हो तो क्या होगा, राइट साइड पे सोया हो तो क्या होगा, आप सब भूल जाएं, सिर्फ एक चीज प्लीज याद रखें, कौन सा लोब है? राइट लोअर लोब। फिर बोलते हैं ना, ये तो सवाल में हमें कैसे पता चलेगा कौन से लोब में जाता है, ये तो सवाल ही गलत था। सवाल गलत नहीं होता, हमें नॉलेज नहीं होती है, ठीक है भाई, समझ आ गई बात? चले, ये आ गई, तो अब हम लंग की एनाटॉमी को देखते हैं। इस पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज थी। अब आ जाए ये चीज देख लें भाई, ये क्या चीज है? ये हमने क्या एक डायग्राम बनाया हुआ है लंग्स का, और उसके अंदर हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि लंग्स के, सॉरी, लंग्स के लोब्स किस तरह से होते हैं, वो हम देख लेते हैं सबसे पहले, आगे और पीछे वो किस तरह से हैं भाई, ये देख लें। नजर आ रहे हैं सबको? ठीक है भाई, ये देखें, ये क्या है? राइट अपर लोब है, ये राइट लोअर लोब, मिडिल लोब है, एंड राइट लोअर लोब है। ये कौन सा फिशर है? ये इस तरह से टेढ़ा है थोड़ा तो ओब्लिक, और ये सीधा है तो हॉरिजॉन्टल, सिंपल, ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरा हमें क्या समझ आ रही है यहाँ पे, कि हर्ट का एक वो अपेरेंट जो एक उन्होंने दिया हुआ है कि हर्ट का कहाँ पर है, और जो लेफ्ट साइड है हमें क्या मिल रहा है उस पे? ये लिंग्यूला,
ये क्या है, ये बेसिकली एक थोड़ा सा निकला हुआ हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं लिंग्यूला, ठीक है। और बाहर उसको क्या कवर कर रही है, प्लूरा। एक चीज बस आई वांट यू गाइस के थोड़ा सा नोटिस करें कि लंग्स आगे से कौन सी रिप तक जा रही है, 8वीं से 9वीं रिप तक। प्लीज इतना जरूर याद हो, मैं इतनी ज्यादा डिटेल नहीं चाह रहा था, लेकिन इतना जरूर याद हो। और पीछे से कितनी है, 12वीं रिब, अराउंड 12 रिब, 12 वर्टिब्रे, 12 तक। ये समझ आ गई बात, पहली बात ये। दूसरी, आपको ना ये टेस्ट होता है, ये वाला लोब, राइट मिडिल लोब के जरूर पता हो कि वो कौन सी स्पेस में लाए करता है, कौन सी है भाई, राइट मिडिल लोब इंटरकोस्टल स्पेस 4 में, मतलब 3 के नीचे और 5 के ऊपर। थर्ड और 5th रिब के बीच में क्या होता है, मिडिल लोब होता है। सिर्फ ये पता हो, और ज्यादा मैं आपको एनाटॉमी में नहीं चाहता कि आप रटें चीजें, इतना तो याद होगा ना। ठीक है भाई, अच्छी बात है बहुत। एक और चीज देखें, ये जो क्लेविकल का मिड लाइन है ना, उसको क्या बोल रहे हैं, इस लाइन को मिड क्लेविकुलर लाइन। और यहां से ही एक और लाइन होती है, फॉर सपोज यहाँ पे एक्सिला है ना, क्लेविकल के खत्म होने पे, तो एक्सिला के बीच से जो लाइन गुजरती है वो रिब्स के, सॉरी ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, बट आप लोग बस समझ लीजिएगा। यहां से एक दूसरी लाइन होती है ऐसे, एक्सिला के बीच से जो हम लाइन लें उसको हम क्या बोलते हैं, मिड एक्सिलरी लाइन, बस ये बताओ। मिड क्लेविकल थोड़ा सा सेंट्रल चेस्ट है, वो थोड़ी सी लेटरल चेस्ट है। ये क्यों है, ये एनाटॉमिकली हमें काम आती है, सिर्फ पता हो कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, अभी के लिए इतना। ठीक है, समझ आ गया, चले। अब हम आगे मूव करते हैं, जिसमें हम समझेंगे कि अगर हमारे पास सीटी आता है, हमने क्या सीखना है, सीटी भी सीखना है, एक्सरे भी, सब चीजें सीखनी होती है। जब हमारे पास सीटी आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया स्टेनम का सीटी आता है इस तरह से, तो हमें वहां पे क्या आना चाहिए, एटलीस्ट हमें क्या आना चाहिए, सीटी को देखें अभी। एटलीस्ट हमें क्या आना चाहिए, वो ये आना चाहिए हमें, एक तो ये बात पता है कि जहां पे एयर है वो क्या नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा। तो ये जो हमें नजर आ रहा है, ये क्या है, व्हाइटिश सा स्ट्रक्चर, पहले वर्टिब्रे, पीछे देखे ना राउंड सा एक स्ट्रक्चर है व्हाइटिश सा, ये वर्टिब्रे है। उसके अंदर दो होल बने हुए हैं ऐसे ब्लैकिश से, वो क्या चीज है, वो ट्रेकिया की बाइफर्केशन वाली जगह है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कैरिना। अब इससे भी इंपॉर्टेंट सिर्फ दो चीजें आपने जरूर याद रखनी है इसके अंदर, कौन सी, एक आपको याद रखनी है कि केरिना के बिल्कुल आगे जो वेसल है वो कौन सी है, असेंडिंग एओर्टा, बिल्कुल आगे सेंट्रल वाली। उधर पल्मोनरी आर्टरी है, दूसरी तरफ सुपीरियर वेना केवा है। आपको समझ आ रहा है मजहर, क्या आगे क्या पड़ा हुआ है, असेंडिंग एओर्टा, और पीछे, पीछे और मोर मीडियली क्या पड़ा हुआ है, देखें, डिसेंडिंग एओर्टा। होता क्या है, ऐसे एओर्टा ऐसे जाके ऐसे पीछे जाती है ना। तो बस ये बताओ, ये मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं, पता है आपके पास एक केस आता है, अभी परेशान नहीं होइएगा, लेकिन एक केस आता है उसमें सेम यही सीटी होती है, सेम यही। उसमें क्या होता है, ऐसे जो असेंडिंग या डिसेंडिंग एओर्टा है ना, प्लीज जो यूएसएमएलई अभी देने वाले हैं वो गौर से सुने, इवन एफसीपीएस, इवन भले जो भी, उसके अंदर ना असेंडिंग एओर्टा के अंदर ऐसे ब्लैकिश सी लाइन होती है, इस तरह से ऐसे ब्लैक सी लाइन नजर आती है। और वो टिपिकल होता है किसका, एओर्टिक डायसेक्शन का, हम सीवीएस में पढ़ेंगे वो क्या चीज है, लेकिन अभी के लिए वो ऐसे लाइन नजर आती है, मैं दोबारा तब भी दिखाऊंगा, अभी परेशान भी ना हो, ठीक है भाई। ये बात समझ आ गई कि एंटीरियरली क्या है, असेंडिंग एओर्टा, पोस्टीरियर मीडियली क्या है, डिसेंडिंग एओर्टा। अब लेफ्ट साइड पे अपेरेंटली जो हमें नजर आ रहा है वो क्या है, सुपीरियर वेना केवा, लेकिन वो एक्चुअली लेफ्ट नहीं है, वो राइट है, क्योंकि उल्टा होता है। राइट साइड पे हमें क्या नजर आ रहा है, पल्मोनरी आर्ट। मैंने क्या दो याद कराए, एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा, समझ आ गया। एक्सरे तो बस आप लोगों को पता ही होगा, नॉर्मल ये वाला है, देखें। और ये क्या नजर आ रहे हैं हमें, लोब्स उन्होंने कैरी किए हुए हैं, ये कार्डिक एक शेडो हमें नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है भाई। बहुत मैंने गंदी मार्किंग किया है, नो डेट, बट सॉरी। अब ये देख लें, दूसरा हमें क्या नजर आ रहा है, ये जो बच्चे ना इस चीज को लेके बड़े परेशान होते हैं, ये जो साइड में थे वो ना, ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी सी डेंसिटीज है बच्चे इनको, ये एक्चुअली हाइलम के जो जगह होती है ना, वहां पे मेजर वेसल्स होती हैं,
सही, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, वीन, और दूसरा क्या होता है, ब्रोंकस वगैरह, और लिम्फ नोड भी होते हैं, ये उसकी वाइटिश होती है, तो इसको देख के परेशान ना हुआ करे। ठीक है, एक्सरे एट दिस लेवल यूएसएमएल आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती है कि आप डायरेक्टली सीटी देखो, डायरेक्टली एक्सरे देखो और डायग्नोसिस बता दो। ये जेएसएमयू वाले ऐसे करते हैं, एक्सरे दिखा के बोलते हैं डायग्नोसिस करो, ऐसे यूएसएमएल में एक भी सवाल नहीं होता। द रीजन इज, जब तक आपको हिस्ट्री और केस नहीं मिलेगा, जब तक आपको एग्जामिनेशन फाइंडिंग नहीं मिलेगी, एक रेडियोलॉजिस्ट भी सीटी या एक्सरे पे कमेंट नहीं कर सकता। तो ये बात याद रखिएगा कि यूएसएमएल एफसीपीएस इन एग्जाम्स में कभी भी सिंपली डायरेक्ट एक्सरे, डायरेक्ट सीटी, डायरेक्ट कोई टेस्ट, डायरेक्ट कोई हिस्टोलॉजिकल पिक्चर नहीं आती, परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, हमेशा केस आता है, एग्जामिनेशन आती है, हिस्ट्री आती है, फिर आपको ये पूछ रहे होता है। द रीजन इज सिंपली क्लियर। एक रेडियोलॉजिस्ट भी एक सीटी को डायरेक्टली बहुत रेयरली ही बताता है, वो कमेंट ही नहीं करता जब तक क्या ना हो, उस पेशेंट की हिस्ट्री ना हो। ठीक है भाई, तो ये बस परेशान नहीं होइएगा, ठीक है, इन सब चीजों को देख के। अब हम मूव कर रहे हैं हमारा आखिरी इस पेज का डायग्राम, बल्कि हम दूसरे पेज का डायग्राम ही कर रहे हैं, ये है भाई, ये देख लें, बस ये पता हो देन आप लोग रीड दीजिएगा। ये क्या चीज है जो मीडिया एक्सटर्नल एनाटॉमी में एक पिक्चर दी हुई है। आई डोंट नो, एग्जामिनर्स लव टू टेस्ट दिस कॉन्सेप्ट। एक पिक्चर दी हुई है, आर्टरी और ब्रोंकस, खोल ली ना, हाँ शाबाश। ये देखें ये क्या हो रहा है। अब देखें, इसमें राइट वाला ब्रोंकस तो ज्यादा समझ आ रहा है कि भाई हाँ, इसमें चीज डिसलॉज हो सकती है। ये वाला कौन सा है, ये राइट वाला है। ये वाला कौन सा है, लेफ्ट वाला ब्रोंकस है। क्या नजर आ रहा है भाई, इसमें क्या चीज खास है। ये कौन सी आर्टरी है सबसे पहले, ये है पल्मोनरी आर्टरी। आप क्या बोले, एओर्टा नहीं, एओर्टा इसके गिर्द नहीं घूमती, एओर्टा बहुत बड़ी आर्टरी होती है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, एओर्टा कैरी इसके भी ऊपर और थोड़ी बड़ी होती है। अब सुन ले एक बात, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, वो क्या हो रही है, देखिए, राइट वाले ब्रोंकस से क्या हो रही है, इंटीरियरली गुजर रही है, और जो लेफ्ट वाला ब्रोंकस है उसके सुपीरियरली गुजर रही है, सुपीरियरली ऊपर से आके फिर लंग्स के अंदर जाती है। राइट पे क्या हो रहा है, इंटीरियरली, लेफ्ट पे क्या है, सुपीरियरली, ये देखे ना, ये सुपीरियरली जा रही है, ये नीचे ब्रोंकस है। समझ आ गई बात। ठीक है भाई, सिर्फ ये बताना था। अभी यहाँ पे आजान हो रही है, मैं छोटा सा एक ब्रेक दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं एक बार सिर्फ और ये पिक्चर आप लोगों को दिखा देता हूँ जल्दी से। उस वक्त आजान आ गई तो मुझे भी जल्दी करनी पड़ी। अब देखें हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो मेन ब्रोंकस है, सॉरी ट्रेकिया है ये वाली, यहाँ से क्या है, ये राइट ब्रोंकस है, और ये लेफ्ट ब्रोंकस है, और ये क्या है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। ये उसकी क्या है, लेफ्ट ब्रांच है, ये राइट ब्रांच है। अब हो क्या रहा है, राइट वाली सिर्फ इंटीरियरली गुजर रही है, और लेफ्ट वाली क्या हो रही है, उस ब्रोंकस के बिल्कुल ऐसे ऊपर करके गुजर रही है। ये याद रखना है। वो कैसे याद रखाते हैं, रेल्स, आर ए राइट फॉर इंटीरियर, एल फॉर सुपीरियर, बस ये याद रखना है आप लोगों ने इस सब में। और दैट्स ऑल अबाउट दिस पेज। आई थिंक हमने सब चीजें डिस्कस कर ली हैं। अभी आप लोग पढ़ लो तो फिर मैं दूसरी चीजें बताता हूँ। चले, आज हम एक न्यू स्टूडेंट से रीड करा रहे हैं। वी आर रीडिंग पेज नंबर 680 एंड 681 का अपर जो पहला पैराग्राफ है। नाउ वी हैव ऑन पेज नंबर 681 वी हैव अ प्रोसीजर जो कि रखा हुआ है विच इज नोन एज व्हाट, थोरेकोसेंटेसिस। सेंटेसिस का वैसे अगर मतलब देखा जाए ना तो क्या है कि कोई फ्लूइड का कोई मतलब कुछ फ्लूइड लेना विद द हेल्प ऑफ सम निडल, शायद यही मतलब होगा। क्यों, क्योंकि अमाइनो सेंटेसिस होता है, अमाइनो ये एमनियोटिक फ्लूइड ले रहे होते हैं, और पेरा सेंटेसिस होता है जिसमें कौन सा फ्लूइड लेते हैं, चले ये बताए, एब्डोमिनल फ्लूइड ले रहे होते हैं पेरासिंथेसिस के अंदर। ठीक है भाई, तो दिस इज व्हाट थोरेकोसेंटेसिस, नाम से पता चल रहा है कि थोरेक्स से कोई फ्लूइड लेते हैं, ये तो आप थर्ड ईयर वालों के लिए। अब बात आती है ये कि थोरेकोसेंटेसिस के दो यूजेस हैं। एक तो ये प्लीज गौर से सुनिएगा, थेरेप्यूटिक भी होता है और डायग्नोस्टिक भी होता है। अब व्हाट डू आई मीन बाय थेरेप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का मतलब यह है, आपके पास एक पेशेंट आया है, उस
उसको कोई भी तकलीफ नहीं है, बट यू आर सीइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन और उसको फीवर्स और ये सब रहते हैं, अपेरेंटली उसको फ्लूइड से कोई मसला नहीं है। आप क्या सस्पेक्ट कर रहे हो? मे बी दिस इज नमोनिया जो कि ठीक नहीं हो रही है एंटीबायोटिक्स पे, मे बी दिस इज टीबी, मे बी दिस इज मेलिग्नेंसी। यू विल परफॉर्म थोरेकोसेंटेसिस वो सैंपल लेने के लिए कि आपको पता चले कि बीमारी है कौन सी, उसके फ्लूइड की एनालिसिस करके। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज व्हाट? डायग्नोस्टिक। एक दूसरा आपके पास पेशेंट है पल्मोनरी एडिमा, हार्ट फेलियर का पेशेंट है या नेफ्रोटिक का है या कोई भी है जिसको बहुत मैसिव पल्मोनरी एडिमा इन्फेक्शन के बाद भी हो जाती है, मेलिग्नेंसी में भी बहुत हो जाती है, कि वो क्या कर रही है? वो कंप्रेस कर रही है लंग्स के लोब को। वहां पे आप क्या करते हो? थेरेप्यूटिक थोरेकोसेंटेसिस करते हो। थेरेप्यूटिक का क्या मतलब? किसी को ट्रॉमा हुआ, हीमोथोरेक्स हो गई, यानी पूरी ब्लड भर गई चेस्ट कैविटी में, तो वहां पे आप क्या करते हो? थेरेप्यूटिक, यानी वो इंजेक्शन लगा के आप वो फ्लूइड रिमूव करते हो ताकि वो लंग्स को एक्सपेंशन के लिए बेहतर मिले, उसका चेस्ट पेन भी कम हो और वो उसकी रेस्पिरेशन और सेचुरेशन बेहतर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? थेरेप्यूटिक। ठीक है ना? ये यूजेस, अब हमने यूजेस कौन से पढ़ लिए? फॉर डायग्नोसिंग any malignancy, TB, pneumonia, for the treatment of pneumothorax, for the treatment of massive pleural effusion, may be secondary to heart failure, ऐसे भी हम बोल सकते हैं ना। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई थेरेपेटिक। अब ये होता कैसे है और किस जगह पे होता है? ये बात, ये होता है मिड एक्सिलरी लाइन में। अब देखो, काम आ गई मिड एक्सिलरी लाइन, नॉट मिड क्लेविकुलर, मिड एक्सिलरी लाइन में, और ज्यादातर नीचे वाली रिब्स में हो रहा होता है। अराउंड अगर हम बात करें तो 7वीं 8वीं 9वीं रिब तक होता है। इंटरकोस्टल स्पेस में हम क्या करते हैं? निडल इंसर्ट करते हैं, मिड एक्सिलरी या पोस्टीरियर एक्सिलरी, वो फिर एक्सिला के पीछे वाली। पेशेंट को हम ऐसे बिठाते हैं प्रोन करके। क्यों ऐसे बिठाते हैं? ताकि पूरा फ्लूइड नीचे चला जाए, और फिर वो ऐसे करके थोड़ा आगे होके बैठता है। बोन मेरो वैसे वो भी ऐसे ही बायोप्सी होती है, लंबर पंक्चर भी शायद ऐसे ही होता है, लंबर पंक्चर नॉट बोन मेरो। ठीक है भाई, तो क्या हुआ? ऐसे हमने क्या किया? निडल इंसर्ट करते हैं कहाँ पे? 7 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस। कौन सी लाइन? मिड एक्सिलरी या पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। दूसरा क्या चीज हमें ख्याल रखनी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, एफसीपीएस वाले प्लीज इस बात को गौर से सुने, आप लोग भी। वो क्या चीज है? वो ये चीज है कि आप एक तो नवी इंटरकोस्टल स्पेस से नीचे क्यों नहीं कर रहे हो? शाबाश, एब्डोमिनल स्ट्रक्चर, उधर स्प्लीन, उधर राइट पे लिवर। हमने देख लिया था ना, 9 तक सेफ है भाई, आप क्यों नीचे और जा रहे हो? दूसरा, आप ये जो ये रिब है एक, फॉर सपोज दिस इज द रिब, आप निडल कहाँ इंसर्ट करोगे? इसके बिल्कुल ऐसे ऊपर करके या ऐसे नीचे करके? ये बात आप लोग बताएं। चले भाई। हाँ, रिब के, रिब के सेंटर में, इंटरकोस्टल स्पेस के सेंटर में। आप दो, वही बात हो गई ना, सेंटर में। आप बताओ भाई अदील, सोचो। फैजान हमें बताए, फैजान की ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है। आप भी बताओ फैजान, ये बीसीक्यू एफसीपीएस में लिटरली ये बीसीक्यू हर बार आता है ऑलमोस्ट, कि जब आप थोरेकोसेंटेसिस परफॉर्म कर रहे हैं कोई और भी जवाब दे दे, हम ऐसे निडल डाल रहे हैं तो बीच में डालें, रिब के ऊपर या रिब के नीचे? जल्दी बताएं। रिब के नीचे अदील बोल रहा है भाई। अब आप लोग एक डायग्राम दिखा रहा हूं, फिर आप लोग मुझे अबव द रिब, शाबाश, जवाब आ गए हैं। अब लेकिन मैं फिर भी डायग्राम दिखा रहा हूं, फिर हम उससे सीखेंगे व्हाई अबव द रिब। एक इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर निडल क्यों अबव द रिब डालते हैं? रिब की मैंने पिक्चर रखी हुई है, देखें, ये देखें भाई, ये एक रिब है। ठीक है, अगर हमने क्या किया, ये दूसरी रिब है, मिसाल के तौर पे ये कौन सी है? 8 इंटरकोस्टल स्पेस है। अगर हम क्या कर रहे हैं, रिब के बिल्कुल नीचे यहां पे डालेंगे निडल, तो क्या खतरा है भाई रिब के नीचे? दिस नर्व, आर्टरी, वीन, इंटरकोस्टल नर्व, आर्टरी, वीन आने का खतरा है। बीच में भी आप डालो मिसाल के तौर पे, यहां पे में भी हो सकता है आप क्या कर लो, में भी हो सकता है आप नर्व को इंजर कर लो। तो द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आपको निडल कहां इंसर्ट करनी है? जस्ट अबव द रिब।
ठीक है भाई, बीच में भी नहीं नीचे भी नहीं, जस्ट अबव द रिब। व्हाई? बिकॉज बिलो द रिब वी हैव व्हाट इट इज नोन एज वेस्क्यूलर बंडल, इंटरकोस्टल नर्व, इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल वीन। ठीक है, और बस इंटरकोस्टल मसल्स भी हमें यहाँ पे पता चल रही है कौन सी है, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनर मोस्ट। समझ आ गई भाई? ये चीजें मुझे जरूर समझानी थी आप लोगों को। एंड ऑलमोस्ट वी हैव डन एवरी डायग्राम यहाँ से। अब एक और चीज आती है जो कि आपके बुक में लिखी हुई है। वो क्या चीज लिखी हुई है भाई? वी हैव डायाफ्राम का थोड़ा सा, कि डायाफ्राम से कौन से स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं वो याद करना है भाई। याद है एनाटॉमी में करते थे ये। एक डायाफ्राम है, हमने क्या कहा था, वो लंग्स ऊपर, एब्डोमिनल ऑर्गन्स नीचे। अब जो एओर्टा है भाई, जो वीना केवा है, जो वेगस नर्व, बड़ी बड़ी नर्व्स है, वो कैसे गुजरे, थोरेसिक डक्ट है, वो कैसे गुजरे। तो इस डायाफ्राम के अंदर कुछ ओपनिंग्स होती हैं, वो हमें याद हो। वो कैसे याद हो कि कौन सी लेवल पे? देखें, डायाफ्राम एक थोड़ा सा मोटा होता है, ऐसे थिक सा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे भी होता है। ठीक है, वो ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं है कि ऐसे बिल्कुल फ्लैट है। फ्लैट होता तो भाई जान ही हमारी छूट जाती। लेकिन वो थिक भी है और थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे भी होता है, तो उसके अंदर एक होल बना होता है, और हमें वो होल के लेवल याद करने हैं, और उस पे कौन सा स्ट्रक्चर गुजर रहा है, तो ऐसे हमें याद रखना होता है। तो सबसे ऊपर वाला होल होता है T8 पे, और वहां से क्या गुजरता है, वीना केवा। कैसे याद हो? VENACAVA, कितने लेटर्स हो गए? 8। वीना केवा T8, और साथ में इसके कौन होता है, फ्रेनिक नर्व। ये याद होना हो खैर है, फ्रेनिक नर्व याद कर ले। ठीक है भाई। देन वी हैव ईसोफिगस एंड वेगस, किस लेवल पे होते हैं, T10 पे। कैसे याद हो? वेगस नर्व का नंबर क्या है, T10। ईसोफेगस, वेगस, वेगस कौन सी है, T10। नर्टेन ही नर्व है। समझ आ गई? एंड देन एट 12 वी हैव एओर्टा, टी एओर्टा, T12। समझ आ गई बात हो? एओर्टा के साथ क्या होता है, अगेन टी वाली चीज, क्या चीज है वो, थोरेसिक डक्ट है। समझ आ गई? आसान था। T8 वीना केवा एंड फ्रेनिक, T10 क्या है, वेगस एंड ईथोफेगस, एंड T12 व्हाट, एओर्टा एंड थोरेसिक डक्ट। आसान था भाई। चले, ये याद कराना था मुझे एक। अब दूसरी क्या चीज मुझे याद करानी है, ये जो फ्रेनिक नर्व है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट नर्व होती है। ये फ्रेनिक नर्व क्या कर रही होती है, किसी को पता है? हमें बस ऐसे याद करते हैं, डायाफ्राम को सप्लाई करती है। भाई क्या डायाफ्राम को सप्लाई करती है? मसल्स को। शाबाश, चलो आता है। और डायाफ्राम खुद एक मसल है ना। और रिफर्ड पेन, हम आते हैं उस पे भी फैजान। हाँ आप बताएं भाई। वो बात की बात है, वो भी मैं आपसे पूछता हूँ कि ये क्या चीज है। देखें भाई, एक नर्व है जिसका नाम है फ्रेनिक नर्व, और उसके अगर हम सर्वाइकल लेवल्स को देखें, जहां से उसको फाइबर्स आते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, वो कौन से आते हैं, प्लीज ये भी याद रखना है, C3, C4, C5। कीप द डायफ्राम अलाइव, ऐसे याद कराते हैं ना भाई, C3, C4, C5। एक तो ये भाई, ये समझ आ गया। वो नर्व क्या करती है, हर नर्व की तरह मोटर और सेंसरी सप्लाई देती है। अब कौन सी जगह को देती है, एक डायाफ्राम को देती है मोटर सप्लाई, यानी कि डायाफ्राम कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो। कब होता है कंट्रैक्ट रिलैक्स? एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के दौरान। ठीक है भाई। और दूसरा, वो सेंसरी सप्लाई देती है सेंट्रल डायाफ्राम को और पेरिकार्डियम को, और सेंट्रल जो प्लूरा है उसको। समझ आ गई ये बात? शोल्डर को नहीं। ठीक है। सेंसरी सप्लाई किसको देती है भाई, किसको? सेंट्रल डायाफ्राम को, पेरिकार्डियम के थोड़े से हिस्से को, प्लूरा के थोड़े से हिस्से को सेंसरी सप्लाई देती है। और इसका नर्व रूट क्या है, नर्व रूट का क्या मकसद? देखिए, स्पाइनल कोड के इन सेगमेंट से निकली थी। प्लीज ये याद रखना है, स्टेप 1 में भी टेस्ट होता है, बहुत होता है। C3, C4, C5। समझ आ गया? अब आप मुझे ये बात बताएं कि जब भी ये नर्व इरिटेट होती है, मतलब क्या, कि जहां पे ये सप्लाई कर रही है वहां पे कोई ट्रॉमा हो, वहां पे कोई कुछ भी हो, कोई ब्लड जमा हो जाए, कोई इन्फ्लामेशन हो, यानी क्या हो सकता है वो, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, नीचे लिवर और गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर की इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं, कोलिसिस्टाइटिस।
फिलहाल। लिवर की हेपेटाइटिस और कोई लिवर में एब्सेस हो सकती है। यहाँ पे इस तरफ क्या होता है, स्प्लीन होती है, स्प्लीन का रप्चर हो सकता है, ब्लड जमा होगा। अल्टीमेटली ये सारी चीजें क्या करेंगी, इरिटेट करेंगी किसको, डायाफ्राम को। तो वो दर्द होता है यहाँ पे, ये क्यों, मतलब वो भी फ्रेनिक नर्व करती है। हाँ शाबाश, सम और डॉक्टर मजहर हमें सही बता रहे हैं। देखें, ये जो C3 C4 C5 है ना, वो जो नर्व रूट है, फॉर सपोज ये तीन भाई, ये क्या है आपका स्पाइनल कॉर्ड है, C3 C4 C5, ये तो एक गुच्छा किसको दे रहे होते हैं, फ्रेनिक नर्व को भी। ये ही सेंसरी सप्लाई ले रहे होते हैं शोल्डर से। तो क्या होता है, जब जाहिर सी बात है नर्व रूट तो एक ही है ना, तो ये इरिटेट होगा या ये होगा तो वो पूरे सेगमेंट को सिग्नल्स भेजेगा। तो वो स्पाइनल कॉर्ड क्या परसीव करेगी कि यहाँ पे भी दर्द है। तो क्या होता है, इन द राइट और लेफ्ट वाली जो भी हमने दो पैथोलॉजीज पढ़ी, कोलिसिस्टाइटिस या स्प्लेनिक ट्रॉमा में, अगर कोलिसिस्टाइटिस होगी तो राइट साइडेड शोल्डर पेन, वाइल स्प्लेनिक रप्चर होगा तो लेफ्ट साइडेड स्प्लेनिक पेन, ये शोल्डर पेन होगा। तो ये रीजन होता है किस चीज का भाई, क्या, कि यहाँ पे रिफर्ड पेन इसको हम कहलाते हैं। रिफर्ड पेन किसको चीज बोलते हैं कि भाई दर्द तो यहाँ पे पैथोलॉजी समवेयर है, लेकिन दूसरा फील वहां पे हो रहा है। जैसे एमआई में कहाँ होता है, जॉ में, शोल्डर में, छोटी उंगली में। ठीक है, समझ आ गई ये बात। जैसे अपेंडिक्स का कहाँ होता है, अम्बलाइकस के अराउंड, देन वो रेडिएट करता है। ठीक है भाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफर्ड पेन। एक रिफर्ड पेन प्लीज आपको जरूर पता होना चाहिए। याद आ गया, देखिए जब भी मैं इतना एक्साइटेड हो गया। किडनी स्टोन का रिफर्ड पेन कहाँ जाता है, हाँ, कहाँ पे, क्या बोला आपने, बेक में, बेक में भी जाता है, तो बेक में ही, फ्लैंक में ही किडनीज होती है। चले, शाबाश डॉक्टर फैजान, शाबाश डॉक्टर अली दे भाई। खैर है, ये हाउस ऑफिसर है, आप लोग परेशान ना हो, खैर है, आपको भी आ जाएगा। कहाँ पे जाता है, ग्रोइन एरिया में या लोइन एरिया में। ठीक है भाई, कहाँ पे, मतलब थाइज और जो जेनाइटल एरिया उसके मीडियली जगह पे। ठीक है, वहां पे मेल्स के अंदर कभी कभी पीनस इंटेस्टिस में भी पेन हो रहा होता है उस साइड के, और फीमेल्स के अंदर में भी लेबिया मेजोरा माइनोरा में पेन हो रहा होता है, या इनर थाई में पेन हो रहा होता है। ये जरूर पता हो, ऐसे ना हो आप बोले उसको यूटीआई है। सही है भाई, तो ये एक फैक्ट है, ये जरूर रिफर्ड पेन में पता हो आप लोगों को। अब हम बात करते हैं, बस ये सारी चीजें हो गई। आपके बुक में एक और चीज लिखी हुई है, C4 लेवल पे क्या होता है, कैरोटिड बाइफर्केशन होती है। T4 पे क्या होता था, केरिना। और L4 पे क्या होता है, एओटा बाइफर्केट करती है दो मेजर आर्टरीज में, इलेक आर्टरीज में। ठीक है, जब ये पता चल गया तो अब आप लोग उसको रीड दे दें, तो फिर हम आगे कंटिन्यू में भी आ जाए। भाई एक पेशेंट है आपके पास जिसको क्या हुआ है, RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, हाइपोटेंसिव है और सब चीजें हैं। ठीक है, हाइपोटेंसिव है, हेमोग्लोबिन बहुत कम है, पेशेंट शॉक में जा रहा है, पल्स बहुत हाई है उसकी, थोड़ा सा अनकॉन्शियस सा है। ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मोस्ट कॉमन जो ऑर्गन की लेसरेशन या रप्चर होता है वो कौन से का होता है, एब्डोमिनल का, पता है आप लोगों को, स्प्लीन या फिर लिवर, ये पता हो। ठीक है, अब अगर वो पेशेंट क्या बोल रहा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, हाइपोटेंशन, क्यों, ब्लड लॉस होता है ना एब्डोमेन में, हाइपोटेंशन, शॉक, पल्स हाई, अनकॉन्शियस है, और क्या हो रहा है, एब्डोमिनल में भी थोड़ी बहुत डिस्टेंशन हो रही है, अलॉन्ग विथ वो क्या बोल रहा है, लेफ्ट शोल्डर पेन है, तो आप क्या समझोगे, इसका स्प्लेनिक रप्चर हुआ है। और इस साइन को क्या बोलते हैं, केहर साइन, KEHR साइन की तो आपको पता हो, ये भले लिख लें, KEHR साइन, KEHR साइन। ठीक है भाई, ये बताना था मुझे। अब आप लोग दोबारा रीड दें। हम डिस्कस कर रहे थे, पहले हमने थोड़ी सी एनाटॉमी कर ली है, अब हम मूव कर रहे हैं 682 पेज नंबर, और अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। और सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। अब सब बुक बंद कर लें और सुन लें चुप करके। ठीक है भाई, लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज क्या चीज है भाई, सबसे पहले तो क्या, आपके पास जब भी कोई
ओपीडी में या ईआर में एक पेशेंट आता है विद द रेस्पिरेटरी इश्यूज, दैट में भी कोई भी हो सकता है, सेचुरेशन ड्रॉप कर रही है या कुछ भी, इनिशियली मैनेज करके हम जो मेन टेस्ट उस पेशेंट की करा रहे होते हैं वो क्या करा रहे होते हैं, स्पायरोमेट्री, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये सारे लंग वॉल्यूम्स क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, कि उसका टाइडल कितना था, रेजिडुअल अंदाजा वो मेजर नहीं हो सकता खैर, और जो कैपेसिटीज हैं वो मेजर कर रहे होते हैं सिंपली, ठीक है भाई, ये बात तो समझ आ गई कि किसके थ्रू, स्पायरोमेट्री के साथ। और उसने क्या किया, पहले सेकंड में कितना जो है वो आगे पुश की, बाहर निकाली एयर, और कितनी इनहेल की, वो भी वो आगे की बात है। तो फिलहाल वो जो लंग की टोटल क्या है, कितना हम इनहेल करते हैं, कितना एक्सहेल करते हैं ना, उसको एट द लेवल्स क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के अंदर। अब वॉल्यूम क्या है, वो एक चीज है, और अगर दो वॉल्यूम हम मिला लें तो वो क्या बनाता है, कैपेसिटी। अभी हम आते हैं, फिर समझ आ जाएगा क्या चीज है। भाई देखें, वॉल्यूम और कैपेसिटीज क्या है। देखें, अगर मैं टोटल लंग कैपेसिटी की बात करूं कि भाई एक लंग्स है, एक ह्यूमन लंग्स जो अडल्ट की है, उसके अंदर कितनी एयर जाती है, 5 to 6 लीटर, ठीक है, इट इज अराउंड कितनी है आपके पास, 6 लीटर। अब वो कैसे होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी, इसमें ये सारे वॉल्यूम्स आ जाते हैं। अब एक एक वॉल्यूम पढ़ेंगे भाई। मैं रेस्ट पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं आराम आराम से सांस ले रहा हूँ हर बार, ठीक है, जो कि इतनी फील भी नहीं हो रही, थोड़ी सी सांस ली, थोड़ी फिर बाहर, इंस्पायर देन एक्सहेल किया, एक्सपायर की। वो जो थोड़ी बहुत मैं सांस ले रहा हूँ, इट इज अराउंड 500 ml, और इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोल रहे होते हैं, ठीक है भाई, ये क्या है, जो मैं नॉर्मली कर, ठीक है। अब मैंने टाइडल वॉल्यूम ले ली वो है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी मैंने सांस ली, उसका क्या मतलब है, ये जो टाइडल वॉल्यूम में ना, फिर भी मेरी लंग्स के अंदर एक इंस्पायरेशन का रिजर्व रखा हुआ था कि मैं बड़ी सांस ले सकता हूँ, और उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, थोड़ी सी सांस बाहर निकाली, अब भी मेरे लंग के अंदर एक रिजर्वेशन रखी हुई है कि मैं थोड़ी और एयर बाहर निकाल सकता हूँ, ऐसे बिल्कुल जोर दे के, और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ आ गई। अब वो मैंने जोर दे के भी जो सांस निकाल ली, ठीक है, अब क्या हुआ, मेरी लंग्स कोलेप्स कर गई, चेस्ट कैविटी कोलेप्स कर गई, नहीं। अब भी लंग्स के अंदर थोड़ा सा एक वॉल्यूम होता है विच इज अराउंड 1200 ml, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। लाजमी नहीं है आपको याद हो, एटलीस्ट रेजिडुअल याद हो, कितना होता है, 1200 ml होता है, और या 1.2 लीटर, और टाइडल कितना होता है, 500 ml, इतना जरूर याद हो। अब एक इंपॉर्टेंट कैपेसिटी आती है, वो जरूर याद हो, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी पैथोलॉजीज में काम आती है, इस वजह से ये जरूर आती है। व्हाट इज दैट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। भाई मैं देखे, मैंने टाइडल वॉल्यूम, सांस ले रहा हूं बाहर निकाल रहा हूं, ले रहा हूं बाहर निकाल रहा हूं, अब क्या हुआ, एक वक्त आया, मैंने एक्सहेल कर लिया, टाइडल निकाल लिया, क्या बचा अब, दो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, दो चीजें बची ना। तो इसको, ये जो बच गया है आफ्टर टाइडल एक्सपायरेशन, जो एयर थोड़ी सी बच गई है, जो कि रेजिडुअल वॉल्यूम है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये क्या चीज है भाई। देखिए, टाइडल जब मैंने एक्सहेल कर लिया है, अगर आप एक्सहेल करके देखें, ठीक है, एक्सहेल किया, तो एक्सहेल, वो इनहेल कर रहा है, ठीक है भाई, चलो एक्सहेल नॉर्मली, अभी तो हम ना कॉन्शियस हो रहे हैं, तो हम वो रिजर्व वाला भी निकाल रहे हैं, लेकिन अगर नॉर्मली हम एक्सहेल कर रहे होते हैं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, वो देखें, आपकी जो चेस्ट कैविटी है ना, वो रेस्ट पे होती है। रेस्ट का क्या मतलब है, कि उसके इनर प्रेशर्स, आपकी जो लंग्स के इनर प्रेशर्स हैं, वो इक्वल होते हैं चेस्ट कैविटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स पे, और जो आपका जो प्रेशर्स हैं वो ऑलमोस्ट जीरो पे हो जाते हैं, लंग्स एक रेस्टिंग फेज में होती है, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है भाई, क्या, एफ आर सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपेसिटी नहीं, रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है भाई, क्या, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। प्रेशर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे
इनर सिस्टम के आउटर सिस्टम के साथ, ये याद ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। समझ आ गई बात? क्यों? क्योंकि वो एक बस एक बेसिक उस पे है, ये समझ आ गया। और कैपेसिटीज भी समझ आ गई। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल और टाइडल भी। वो कैसे हम नापते हैं? पेशेंट को बोलते हैं आप क्या करो, क्या करो, टाइडल इंस्पायर किया, फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व इंस्पायर करो, फिर टाइडल निकालो, फिर एक्सपायरेटरी निकालो, और फिर हम रेजिडुअल भी उसमें इंक्लूड करते हैं। तो दिस इज नोन एज व्हाट? टोटल लंग कैपेसिटी। ये तो डेफिनेशंस है, मैं आपको क्या याद कराना चाह रहा हूं उसमें क्लिनिकल। अब कुछ डिजीजेस हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लीज अब थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा थर्ड ईयर वालों के लिए। कुछ डिजीजेस हैं विच आर नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस। कुछ होती हैं जिनको हम बोलते हैं क्या मतलब? रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस। व्हाट हैपेंस इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस? देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे, जिसकी वजह से वो जो एयर इनहेल कर रहे हैं, एक तो बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल क्या होती है? एक्सपायर करना, एक्सहेल करना। तो होता क्या है कि लंग्स के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। तो मुझे आप लोग ये बताएं, जब एयर ट्रैप हो जाएगी किन बीमारियों में? इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस के अंदर, तो मुझे आप लोग ये बताएंगे कि उनका रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ा होगा या कम होगा? रेजिडुअल वॉल्यूम अदील क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा। एयर ट्रैप है ना, तो रेजिडुअल पहले कितना था? 1.2 लीटर, 1200 ml। तो अब एयर ट्रैप हो गई तो कितना होगा? 14-1500 ml। वो बढ़ा हुआ होगा। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या चीज थी? उसके अंदर ही रेजिडुअल वॉल्यूम था ना, वो बढ़ गया तो क्या होगा? एफआरसी भी बढ़ जाएगी। तो इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस क्या बढ़ा हुआ होता है? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम या रेजिडुअल वॉल्यूम, सॉरी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है भाई, या रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेस्ट्रिक्टिव के अंदर क्या होता है? लंग्स का जो ये जो एल्वेलाई आपने पढ़े ना, वो जो पेरेन्काइमा था उसकी फिब्रोसिस हो जाती है, वो बहुत सख्त हो जाता है, वो इन्फ्लेट नहीं हो पाता। तो इन रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस, सांस लेते हैं तो लंग इतनी बड़ी नहीं हो पाती, तो स्टिफ हो जाती है। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि उसके अंदर क्या होगा? रेजिडुअल वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा? कम होगा। शाबाश, एक बॉलून है, पहले इतना फूलता था अब इतना फूल रहा है, हम एक ही प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या होगा? रेजिडुअल वॉल्यूम कम, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होगी? वो भी कम होगी इन रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस। ये बात समझ आ गई भाई? आसान थी। चलो, यही मुझे समझाना था। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज नोन एज वर्क ऑफ ब्रीथिंग। वर्क ऑफ ब्रीथिंग क्या चीज है? वर्क ऑफ ब्रीथिंग ये है कि भाई आप अपनी बॉडी को क्या दे रहे हो? ऑक्सीजन। एक सिंपल टर्म है, इसमें परेशान ना हो, बुक ने थोड़ा सा इक्वेशन करके कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। आप अपनी बॉडी को क्या कर रहे हो? एक मशीन है, चलो एक मशीन है, उससे हम काम करवा रहे हैं, मे बी वाटर पंप है, उसका काम क्या है? पानी पंप करना। तो वो कितनी बिजली खा रही है उस सिलेक्टेड काम करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? उस वर्क ऑफ मशीन बोलेंगे उसको। याद है पढ़ते थे एफएससी में? तो ऐसे ही हमारी लंग्स है, उसका काम क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना पूरी बॉडी को। तो वो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जो वो ऑक्सीजन पहुंचाती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन। तो वर्क ऑफ ब्रीथिंग इज समथिंग के पूरी बॉडी को वेंटिलेट करने के लिए हमारी लंग्स या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कितनी एटीपी कंज्यूम करता है, उसको बोलते हैं वर्क ऑफ ब्रीथिंग। सिंपल, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक मजे की चीज वहां पे लिखी हुई है, वो जो बहुत ही कोई टफ एग्जाम होता है ना, उसमें ये सवाल आ जाता है, वरना नॉर्मली नहीं आता। मैंने क्या बोला? बहुत ही टफ एग्जाम, नॉर्मली नहीं आता। वो क्या आता है भाई? वर्क ऑफ ब्रीथिंग हम कैसे एटीपी कम या ज्यादा यूज कर सकते हैं? आपने देखा है जो क्रोनिक अभी ब्रोंकाइटिस के, एम्फाइसीमा के पेशेंट्स होते हैं, वो ऐसे सांसें ले लेके उनका वजन ही कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एटीपी ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है? अगर कोई बीमारी हो जाती है ना, तो वो सिस्टम को अडाप्ट कराती है बाय चेंजिंग रेस्पिरेटरी रेट या पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग को देखते हुए। वो क्या करती है? वो अडाप्ट कर लेती है ताकि कम एटीपी यूज करना हो। समझ गए? दो ही चीजें हैं ना रेस्पिरेशन में, एक क्या कि आप कितने एक मिनट में कितनी रेस्पिरेशन कर रहे हो,
10 से 12 नॉर्मली होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रेट। और दूसरा क्या, कि आप इंस्पायर कितना वॉल्यूम कर रहे हो, दूसरा ये पैटर्न है ना। इन चीजों को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी पैटर्न को चेंज कर सकते हैं ना, इसको हम करके फिर हम एटीपी कम ज्यादा करेंगे। ये अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन अभी समझ आ जाएगा, देखें कैसे। जो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस वाला पेशेंट था, उसका मसला क्या था, उसकी लंग हो गई थी फाइब्रोज, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इतनी हुई एक्सेल, इतनी हुई एक्सेल, इतनी हुई इनहेल, इतनी हुई एक्सेल, इतनी हुई इनहेल, नॉर्मली कितनी होती है, इतनी, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इतनी सी जब इतनी करने लगेगा तो उसकी कितनी एनर्जी लग जाएगी, क्यों, क्योंकि उसके लंग्स बहुत ही फिब्रोस्ड है। तो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस वाले क्या करते हैं, सांस लंबी नहीं लेते, उनकी बॉडी क्या अडाप्ट कराती है, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, उनकी जो नीड ऑफ ऑक्सीजन है पूरा करने के लिए। क्यों, क्योंकि इससे इतना करने में उनको क्या मसला हो जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस वाले क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट उनका बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। समझ में आ गई। और जो ऑब्स्ट्रक्टिव का मसला क्या था, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो क्या बार बार सांस लेंगे, हर बार रेजिस्टेंस हो, हर बार ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो वो क्या करते हैं, लंबी सांस लेते हैं, वॉल्यूम्स अपने बढ़ा लेते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को कम कर लेते हैं, ताकि क्या हो, कि एक ही सांस हो, वो एयरवे रेजिस्टेंस एक बार क्लियर हो जाती है तो फिर सांस चलने लग जाती है। वो वीज आप सुनते हो तो पहले होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। तो एयरवे रेजिस्टेंस कम हुई तो उनका क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट कम, और उनकी एक्सपायरेटरी फेज बड़ा हो जाता है, इंस्पायरेटरी रेट बड़ा हो जाता है। ये बताओ सिर्फ आप लोगों को, समझ आ गई। रेस्ट्रिक्टिव में रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा और वहां पे वॉल्यूम्स ज्यादा, समझ आ गया। और क्यों हो रहा है ये भी मैंने समझा दिया। अब आप लोग जल्दी से रीड दे दें तो फिर आज के हम आखिरी टॉपिक चलें। नाउ वी हैव डिटर्मिनेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। ठीक है भाई, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या चीज होती है और उसकी डिटर्मिनेशन। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आपको ना आए कोई मसला नहीं है, ना ही मैं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए। ठीक है भाई, इक्वेशन ये वाली काम की नहीं है, यू असेंबली के लिए भी, एएमसी सब के लिए, एफसीपीएस के लिए भी, एग्जाम्स ये जो आपके प्रूफ है उसके लिए भी फिक्र ना करें, ये इक्वेशन काम की नहीं है। ये क्या हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है, अच्छा चले, मुझे मैं माइक चेंज कर दूं, सिर्फ एक मिनट। चले, आई होप कि आवाज सबको ठीक आ रही है, हमने माइक चेंज की है, ठीक आ रही है आवाज, सिर्फ एक थम्स अप कर दे, ओके, थैंक यू सो मच। अब देखिए मैं क्या डिस्कस कर रहा था, मैं डिस्कस ये कर रहा था कि इक्वेशन ना आए मसला नहीं है, बट कॉन्सेप्ट आना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं सिर्फ दो चीजें बताऊंगा, एक है वेंटिलेशन, एक होता है परफ्यूजन। वो क्या चीजें होती है भाई, देखें, ये जो लंग्स का टिश्यू है ना, उसके अंदर दो चीजें जा रही होती है एल्वेलाई के अंदर, एक क्या जा रही होती है, एयर, दूसरा क्या जा रहा था, ब्लड, ठीक है। एक एल्वेलाई है, उसको क्या चीजें जाती हैं, वेंटी एयर भी जा रही होती है और ब्लड भी जा रहा होता है। तो जो एयर जा रही है उसको क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन, और जो ब्लड जा रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, परफ्यूजन। पहली बात इतनी। अब इन दोनों का मैच करना बहुत लाजमी होता है, अगर ये मैच नहीं करते तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट समझ आता है क्या है। देखें होता क्या है, मिसाल के तौर पे आपका ये सेगमेंट है लंग्स का, इसको कितना जाती है, 100 ml एयर जाती है। उस 100 ml को, एयर को यानी वेंटिलेशन को कैरी करने के लिए इसको ब्लड भी कितना जाना चाहिए, 100 ml, यानी परफ्यूजन भी कितनी जानी चाहिए, 100 ml, ये लाजमी है। अब मिसाल तौर पे क्या हुआ, हवा जो है वो 100 से चली गई 120 ml, और परफ्यूजन वही 100 है, तो भी मसला, वो 20 ml क्या होगी, जाया होगी, ब्लड तो उतना ही है। तो इससे क्या होगा, वो जाया होगी। दूसरा क्या होगा, अगर परफ्यूजन यानी ब्लड फ्लो है वो कम हो जाए, एयर 100 ml जा रही है, ब्लड फ्लो 80 हो जाए, एयर तो उतनी है, ब्लड फ्लो कम हो गया, तो क्या हुआ, वो 20 ml एयर दोबारा किसी काम की नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी, जो हमारा लंग्स का सिस्टम है, वो एक फिक्स मैकेनिज्म पे चाहता है, जिससे क्या, उसको सेम वेंटिलेशन और परफ्यूजन रखनी होती है जितनी
उसकी कैपेसिटी है। अगर वो कम ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा, उसको हम बोलते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। वो कब होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ऑक्सीजन ही नहीं जा रही, हाई एल्टीट्यूड, ऑक्सीजन बहुत कम है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ऑक्सीजन ही नहीं जा रही, कार्बन आ गई, वहां से क्या, पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई, एम्बोलिज्म है, सिवियर एनीमिया है, शॉक है, पेशेंट का बीपी बहुत कम है। ये सारे कॉजेज किसके हो सकते हैं, ये सारे कॉजेज हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच के। समझ आ गई कि दोनों में कहीं ना कोई मसला हो रहा है, ये बात का टॉपिक है। अभी एक रीजन था, वो रीजन क्या है, ये मैं बैठा हुआ हूं ना, अब मसला क्या होता है, ये मैं बैठा हुआ हूं भाई, इसके अंदर ये जो लंग्स का अपर लोब है, और ये मिडिल है, और ये लोअर है, लोअर नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है कैमरा में, ठीक है भाई। ये जो अपर लोब है ना, अब नेचुरली क्या होता है, ये जो पल्मोनरी आर्टरीज ऐसे सप्लाई कर रही होती है, ये जो एपेक्स ऑफ द लंग्स है ना, जब एक इंसान ऐसे सुपाइन होता है तो इनमें ब्लड फ्लो कम जाता है, इनमें ज्यादा जाता है लोअर लोब के अंदर। तो होता क्या है, यहाँ पे एपेक्स में क्या होती है, हम एयर ज्यादा ले रहे होते हैं, ब्लड नॉर्मली उससे कम आ रहा होता है, तो उसकी वजह से वंस अगेन क्या होगा, वो थोड़ा बहुत मिनिमल सा फिजियोलॉजिकल वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होता है एपेक्स ऑफ द लंग्स के अंदर। समझ आ रही है बात। तो वो जो एयर जो जाया जा रही है, उसको हम क्या बोलते थे, वो अपर एयरवेज में जो गैसेस एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेती थी, डेड स्पेस बोलते थे। तो एक डेड स्पेस हमने कौन सी पढ़ी, एनॉटमिकल डेड स्पेस, जो कि कंडक्टिंग जोन की वजह से होती थी अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। दूसरी डेड स्पेस हमने कहाँ पढ़ी है, ये जो एपेक्स वाली एक्स्ट्रा जो एयर है, ये बहुत मिनिमल होती है, बहुत मिनिमल होती है नॉर्मली इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। तो ये वाली और वो जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है, मिला के जो टोटल लंग सिस्टम की डेड स्पेस होती है, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। और वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है किसके, एनाटॉमिकल डेड स्पेस के। क्यों, क्योंकि एपेक्स वाली बहुत कम लॉस होता है एयर का। समझ में आ गया। अब यहाँ पे एयर ज्यादा है तो टीबी लव्स ऑक्सीजन, तो इसी वजह से टीबी क्या करती है, इन लोब्स को ज्यादा वो कर रही होती है। हाँ, और नमूनिया लोअर लोब्स को ज्यादा करती है, क्यों, क्योंकि वो ब्लड बॉर्न इंफेक्शन होता है, उसको ब्लड ज्यादा चाहिए होता है। समझ में आ गई बात, ये समझ आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, यही स्पेस पे समझना था। अब मैंने बात की एक, अब चले अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज अबाउट वेंटिलेशन। ये भी बहुत आसान है अगर आपको समझ आ गया। टाइडल वॉल्यूम क्या था भाई, सांस लेना बाहर निकालना, कितना था, 500 ml, 500 ml टाइडल वॉल्यूम था। ठीक है भाई। तो उसमें से अगर हम टाइडल वॉल्यूम हम नापे, मेजर करें कि एक मिनट में एक पेशेंट कितना टाइडल वॉल्यूम ले सकता है, या कितनी एयर अंदर ले रहा है बाहर निकाल रहा है, तो वो कितनी होगी, कैसे मेजर करेंगे, वो हम देखेंगे कि वो रेस्पिरेटरी रेट उस मिनट में कितना उसका है। मिसाल के तौर पे 500 ml टाइडल वॉल्यूम है, 10 उसका रेस्पिरेटरी रेट है, तो कितने हो गए, 5000 ml उसने एयर क्या की, इनहेल और एक्सपायर की, कितने, एक मिनट में। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज माइन्यूट वेंटिलेशन। सही है, ये टर्म आपके नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, माइन्यूट वेंटिलेशन। लेकिन ये क्या थी, ये तो टोटल एयर थी ना जो एक पेशेंट ने इनहेल की। अगर इसमें से हम वो एयर माइनस कर दें टाइडल वॉल्यूम में से, जो कि फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बनाती है, वो कितनी थी, 150 ml, मैंने थोड़ी देर पहले बताई, वो माइनस कर दें और 350 ml को इस बार हम मेजर करें, जो कि वाकई में एल्वेलाई यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये कितनी हो जाएगी, 3500 ml एयर इन 1 मिनट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्वेलर वेंटिलेशन। समझ आ गई ये बात, माइन्यूट और एल्वेलर वेंटिलेशन। और क्या, टाइडल वॉल्यूम क्या चीज थी, और क्या हमने समझा, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या है, एपेक्स क्यों थोड़ा सा लॉस करा रही है, ये सब समझ आ गया। तो अब इसको रीड दे दे, इलास्टिक रिकॉइल और क्या है,
कंप्लायंस ऑफ द लंग्स है। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन द पेज नंबर 683, जिसके अंदर लंग एंड चेस्ट वॉल प्रॉपर्टीज का टॉपिक है। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दोबारा कर लेते हैं। क्या एक तो इलास्टिक रिकॉइल क्या चीज होती है भाई, कि लंग्स जो है ना, एक सिंपली कल हमने बोला था वो रबर बैंड की तरह बनी हुई है। उनका मसला क्या होता है, जब वो इन्फ्लेट हो जाती है ना, तो वो खुद ही क्या डिफ्लेट या एटिलेक्टेसिस उसके अंदर होती है। तो उस टेंडेंसी को कि लंग्स कितना जल्दी वो वापस अपनी जगह पे आ रही है, वापस डिफ्लेट हो रही है, उस चीज को हम क्या बोल रहे होते हैं, इलास्टिक रिकॉइल। समझ आ गई ये बात। और कंप्लायंस क्या थी कि एक 10 ml प्रेशर है, यानी उस प्रेशर पे लंग कितना ज्यादा इन्फ्लेट हो रही है, कितना ज्यादा बड़ी हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते थे, कंप्लायंस। कैसे, अगर ये सख्त लंग है, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, ठीक है, सख्त लंग है, उसको हम क्या कर रहे हैं, 10 ml प्रेशर दे रहे हैं, 10 ml एयर दे रहे हैं, वो कितना करेगी, यहां से इतना। तो इसकी क्या मतलब हुआ, इसकी कंप्लायंस कम है, ये ग्रोथ लंग है, गिवन प्रेशर पे वो इतनी ज्यादा इन्फ्लेट नहीं कर रही। और अगर ये यही किसकी होगी, नरम वाली कंप्लायंट या नॉर्मल लंग होती, तो क्या होता, हम 10 ml प्रेशर देते तो वो उस प्रेशर पे इतनी ज्यादा इन्फ्लेट कर जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्लायंस जितनी बेहतर होगी, लंग उतनी इजीली इन्फ्लेट कर जाएंगी। और फिब्रोसिस के अंदर क्या होती है, कंप्लायंस कम हो जाती है। एक चीज थी जो कि कंप्लायंस को बढ़ाती थी, सरफेस टेंशन को कम करती थी, लंग्स में नॉर्मली मौजूद होती है, कल हमने पढ़ा था। वो क्या चीज थी अदीब, अल्लाह अकबर, सर्फेक्टेंट। हे भाई, उसने लेक्चर भी नहीं लिया, वो बता रहा है। ठीक है भाई, सर्फेक्टेंट क्या कर रहा था कि वो जो अल्वेलाई की कोलेप्स था, वो जो सरफेस टेंशन था, जो कि अल्वेलाई को क्या करता है, ऐसे कोलेप्स करा रहा होता है, खींच के रख रहा होता है, इनवर्ट पुल करा रहा होता है, और कंप्लायंस को कम कर रहा होता है। सर्फेक्टेंट क्या करता था, उस सरफेस टेंशन को कम करता था, लंग को इजिली इनफ्लेटेबल बनाता था, कोलेप्स होने से बचाता था। ठीक है, अब समझ आ गई कंप्लायंस और इलास्टिक रिकॉइल, समझ आ गई ये बात। तो अब हम नई चीज डिस्कस करें। ये एक बात बस देख ले, ये जो इलास्टिक रिकॉइल है ना भाई, अगर हमने पढ़ा कि लंग क्या कर जाती है, ऐसे कोलेप्स, तो ऐसी क्या चीज है जो कि उसको कोलेप्स होने से बचाती है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, शाबाश, क्या होते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर या इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है, वो क्या करता है, इस लंग को इन्फ्लेट करके रखता है। पता है नॉर्मली क्या होता है, ये लंग्स हैं, मिसाल के तौर पे, बाहर से इनको चेस्ट कैविटी बाहर खींच रही होती है, और लंग खुद को क्या कर रही होती है, अंदर धकेल रही होती है। तो इनके बीच में जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है ना, उसको हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और दूसरा एक और प्रेशर होता है इंट्रा प्लूरल प्रेशर, वो हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। क्यों, ताकि वो ऐसे पॉजिटिव होगा, ये लंग है, ये प्लूरा है उसके, चले ये वाली लंग है, ये प्लूरा है, ठीक है। देखे, लंग्स क्या करती हैं, आपस खुद को कोलेप्स करना चाह रही है, ये प्लूरा के अंदर नेगेटिव प्रेशर इस स्पेस में रहता है। पॉजिटिव होगा तो वो क्या करेगा, आगे पुश करेगा, उसको और कराएगा। नेगेटिव प्रेशर रहेगा तो वो कम, हर वक्त उसको अपने तरफ क्या, ऐसे खींच रहा होगा। तो ये जो नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है ना, ये लंग्स को क्या करके रखता है, ओपन करके रखता है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, या जब रेजिडुअल वॉल्यूम रह जाता है, और कोलेप्स होने से बचाता है। ये बात समझ आ गई, समझ आ रही है चीजें। तो अब हम एक मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं, विच इज नोन एज कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्या हो रहा होता है लंग्स के अंदर। अब आप लोग वो डायग्राम खोल के देखें। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अ लॉट, ये जो लंग वॉल्यूम चेंजेस थे। अब हम आ रहे हैं इस जगह पे। सबसे पहले चले ये आसान वाला, ये देखें, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या चीज थी, कि जब लंग्स किस पे होती हैं, एट रेस्ट होती हैं, जब लंग्स के अंदर क्या वॉल्यूम होता है, रेजिडुअल और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उस वक्त प्रेशर्स क्या होते हैं, ऑलमोस्ट क्या होते हैं, ये देखें, एयरवे प्रेशर कितना होता है, जीरो।
समझ में आ गई ये बात? अब देखें क्या हो रहा है। अगर लंग्स की क्या हो चुकी है, फाइब्रोसिस हो चुकी है अदील, तो लंग्स क्या हो गई हैं, लेस कंप्लायंट। कैसे मैं प्रूव करता हूं भाई? मिसाल के तौर पे एयरवे का प्रेशर यहाँ पे कितना है, 10 है। देखें मिसाल के तौर पे ये एरो गया ऊपर, थोड़ा सा टेढ़ा एरो है। 10 प्रेशर पे जो फिब्रोसिस वाली लंग है उसके अंदर वॉल्यूम देखे कितना है, उसके अंदर वॉल्यूम है 3, 3.5 कह रहा हूं। लेकिन उसी 10 प्रेशर के अंदर ये जो नॉर्मल लंग है उनके यहाँ कितना वॉल्यूम है, 4। तो गिवन प्रेशर पे लंग्स का ज्यादा जो वॉल्यूम हो रहा है वो कंप्लायंट का, और नीचे वाली कौन सी है, नॉन कंप्लायंट। ठीक है, समझ आ गई बात की गिवन प्रेशर पे उसका वॉल्यूम कम है, उसका नॉर्मल है। और एम्फाइसीमा के अंदर पता है क्या होता है, लंग के एल्वेलाई टूट जाते हैं और वो वीक हो जाती है और वो ज्यादा इजीली इन्फ्लेटेबल हो जाती है, यानी ज्यादा कंप्लायंट होती है। तो एम्फाइसीमा के अंदर क्या हो रहा है, देखो वो लंग एक गिवन प्रेशर पे उसका वॉल्यूम कितना है, मे बी 4,500, तो वो ज्यादा कंप्लायंट हो गई है। ये समझ आ गया। अब मैंने एक और बात बोली थी कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो ये वाली है एट जीरो प्रेशर, वो ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होती है, बढ़ी हुई होती है। एम्फाइसीमा इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव में कम होती है। तो देखें क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्टिफ लंग है ये रेड वाली, तो ऑब्स्ट्रक्टिव में देखें एफआरसी कितनी है, 2, 2 से भी कम। और रेस्ट्रिक्टिव में कितनी है, एयर की ट्रैपिंग की वजह से 2.5 तक है, मे बी 3 तक है। खैर है, समझ तो आ रहा है ना कि ये कम है या ज्यादा है। एमएल तो हमारे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। समझ आ गई बात भाई? ये समझ आ गया तो अब ये वाला मुश्किल वाला डायग्राम है वो समझते हैं। उसको समझने के लिए मैं देखता हूं मैंने और भेजा है या नहीं। चले भाई ये कर लेते हैं। अब देखें, डरा रहा हूं ना मुश्किल बोल के, डरे नहीं, बस थोड़ा गौर से सुने, बहुत आसान है, फिक्र ना करें। अब एक नॉर्मल इंस्पायरेशन होती है, पहले इधर देख ले। इंस्पायरेशन होती है, बाहर का प्रेशर होता है 0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जहां पे प्रेशर कम होता है वहां पे एयर क्या करती है, माइग्रेट करती है, वाटर भी। ये रूल अभी याद कर लें, अगर नहीं भी रूल तो फिलहाल के लिए यकीन कर लें कि ऐसा होता है। बाहर प्रेशर क्या है, 0। लंग्स के अंदर जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, वो उसको खोल के रखता है। एल्वेलाई के प्रेशर में ना नॉर्मली क्या होता है, 0 रहता है। अब आप जब इंस्पायर करते हो ऐसे, तो क्या है, बाहर 0 है, तो आप एल्वेलाई के प्रेशर को क्या करते हो, 0 से -1, -2। और प्लूरा भी देखो उसको खींच रही है ना, तो -4, -5 से कितना होगा, 6, 7 तक। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन प्लूरा का प्रेशर मोर नेगेटिव होता है, एल्वेलाई में भी प्रेशर क्या होता है, मोर नेगेटिव होता है, ताकि 0 से -1 होगा तो बाहर की एयर क्या होगी, अंदर जाएगी। एक्सपायरेशन में क्या होगा, एल्वेलाई का प्रेशर -1 से 0, फिर 0 से +1 हो जाता है ताकि एयर बाहर निकल आए। लेकिन प्लूरा का जो प्रेशर है लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव होता है, यानी -8 से -5 तक जाता है। लेकिन वो पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, लंग कोलेप्स हो जाएगी। यही न्यूमोथोरिक्स में होता है। होता क्या है, न्यूमोथोरिक्स में पंक्चर हुआ, एयर चली गई, उसने पॉजिटिव प्रेशर किया और लंग्स को कोलेप्स। फ्लूइड भी यही करता है, लंग्स को कोलेप्स। ये बात समझ आ गई? तो अब डायग्राम देखो, अब बहुत आसान हो जाएगा डायग्राम। देखें भाई, गौर से देखें, ये क्या है, एक नॉर्मल फेज है, ये वाला सेंटर बिल्कुल। ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंस्पायरेशन हो रही है, इसमें एक्सपायरेशन हो रही है। ये आपकी जो ग्राफ है, दिस इज शोइंग व्हाट, टाइडल वॉल्यूम अराउंड 500 ml। ये एल्वेलर प्रेशर है जो कि +2 है और -2 और 0। ठीक है, ये जो है वो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है जो कि हमेशा नेगेटिव होता है, बल्कि ये उसी को शो कर रहा है, -2, -4, -5 तक होता है हमेशा। और वो कहां से, -9 तक चला जाता है। अब आप खुद देखें, जब इंस्पायरेशन हो रही है तो क्या हो रहा है, ये एल्वेलर प्रेशर 0 से कहा जा रहा है, -2 की तरफ। जब इंस्पायरेशन कंप्लीट हुई तो 0, फिर वो क्या हो गया, पॉजिटिव हुआ जब क्या हो रही है, एक्सपायरेशन हो रही है।
और जब इंस्पायरेशन हो रही है तो एल्वेलर प्रेशर मोर नेगेटिव हो रहा है, जब एक्सपायरेशन हो रही है तो लेस नेगेटिव यानी 4 पे आ रहा है। यहां पे कितना हो गया था, -9 एट द पीक ऑफ इंस्पायरेशन। ये समझ आ गया, यही समझना था इस पेज में से। अब आज का आखिरी कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ नहीं आता, उसको भी अच्छे बच्चों की तरह गौर से समझना है आपने। वो क्या है, दैट इज नोन एज हिस्टेरेक्सिस। हिस्टेरेक्सिस नॉट हिस्टेरेक्सिस। उसको समझने से पहले पहले मुझे थोड़ा सा सुन लें आप लोग। देखें क्या चीज है भाई हिस्टेरेक्सिस। ये जो हम पढ़ रहे थे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन वो क्या चीज होती है भाई, ये बालून बंद है ना, इसको जब हम इन्फ्लेट करते हैं ऐसे, तो शुरू में लंग्स को क्या होता है, एक बहुत तेज प्रेशर होता है वो सरफेस टेंशन वाला, जो कि लंग्स को इनिशियली जो ओपन करना होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। हम बलून भी जब फूक रहे होते हैं तो पहला जो ऐसे बढ़ता है वो बहुत मुश्किल होता है, बाद में फिर क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। समझ आ गई। अब होता क्या है, लंग्स को चाहिए 10 फॉर सपोज 10 mm प्रेशर। पहले जो 6 mm प्रेशर होता है ना वो लंग्स को सिर्फ इतना इन्फ्लेट करता है, बाकी वाले 4 क्या करते हैं, इतना कर लेते हैं। वो क्यों हो रहा है, वो सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है। समझ आ गई। अब डिफ्लेशन में क्या होता है, लंग्स आराम से खुद ही ऐसे हो जाती है। हुआ क्या, अब गौर से बात सुनिएगा। जब हम उसको इन्फ्लेट कर रहे थे तो उस वक्त क्या था, यहाँ पे कितना था, 6 mmHg प्रेशर था। लेकिन अब डिफ्लेट हुई, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। जब इन्फ्लेट कर रहे थे तो इस वक्त तक प्रेशर कितना था, 6। डिफ्लेट हो रही है तो वो जो नॉर्मल है यानी 2। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन लंग्स के गिवन वॉल्यूम्स पे क्या है, प्रेशर 6 है, और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन लंग्स के गिवन वॉल्यूम पे प्रेशर कितना है, 2 है। ये जो अलग हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। और इस प्रेशर के चेंज वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस। और जब हम डायग्राम पे देखते हैं तो डिफरेंट कर्व होता है प्रेशर्स का, उसको उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल रहे हैं, हिस्टेरेसिस। बस ये है कॉन्सेप्ट भाई। अब देख लें डायग्राम को, हिस्टेरेसिस कैसे है। ये मैं डायग्राम के थ्रू आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। देखें, मिसाल के तौर पे ये वॉल्यूम है, कितना है, मिसाल के तौर पे दिस इज व्हाट 500 ml। सेंटर का वॉल्यूम हमने लिया है, दिस इज व्हाट 500 ml फॉर सपोज, आपने ये अज्यूम कर लिया। दिस प्रेशर इज कितना है, 10 है, सेंटर वाला। आपको थोड़ा मसला हो रहा होगा ना बच्चों कि मैं प्रेशर किस पे मार्क कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज व्हाट 500 ml प्रेशर, दिस इज व्हाट वॉल्यूम 500 है, प्रेशर 10 है, सेंटर पे मैंने दोनों पे रखे हुए हैं। अब देखें क्या हो रहा है ड्यूरिंग, अब आप लोग भी सुन लें आपको समझ आ जाएगी। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जब 10 पे प्रेशर पहुंच रहा है यानी सेंटर पे, यहां पे, तो वॉल्यूम कितना है वहां पे, अराउंड 250 है। फिर देखें अचानक से ये जो एरो बन रहा है उसके बाद इजिली थोड़े से प्रेशर पे वॉल्यूम कैसे बूस्ट कर रहा है। पहले ज्यादा प्रेशर चाहिए, एरो के बाद अचानक से जब वो इन्फ्लेट हो गई है तो थोड़े प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कैसे बूस्ट कर रहा है, वो इतना ज्यादा बूस्ट कर रहा है। अब एक्सपायरेशन पे उसी 10 वाले प्रेशर पे क्या हो रहा है, ये जो फॉर सपोज दिस इज द 10 वाला प्रेशर, उसका वॉल्यूम कितना है उसी वक्त, 500 से भी बहुत ज्यादा है, अराउंड 700-800 ml है। इट गिवन प्रेशर जब इंस्पायरेशन हो रही है तो वॉल्यूम है 250 ml, जब एक्सपायरेशन हो रही है तो वॉल्यूम है कितना, अराउंड 600-700 ml। मैं आपके लिए पिक्चर निकाल रहा हूं, मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, ये बाकी सबको जो ऑनलाइन वाले हैं उनको समझ आ गया। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल रहे होते हैं, दिस इज नोन एज हिस्टेरेक्सिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए होता है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।